हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वेक्टर को समझने के लिए। अगर हम ये चीज़ें पढ़ लेते हैं तो आगे के फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ें आएंगी जिससे आपको वेक्टर प्रोडक्ट का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक, अब इसमें समझिए कि क्या होता है। अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट की बात करें तो वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट से हमें डायरेक्शन मिलता है। मीन्स यहाँ पे केवल डायरेक्शन नहीं, यहाँ से हमें मैग्नीट्यूड भी मिलता है और डायरेक्शन भी मिलता है। मीन्स अगर दोनों चीज़ें मिलती हैं तो हम यहाँ बोलते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट से अगेन हमें एक वेक्टर क्वांटिटी फाइंड होती है। बात समझ में आई? मीन्स इसके पास वेक्टर प्रोडक्ट में जो नया एक अगेन वेक्टर बनेगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। ठीक, उसी तरीके से अगर बात करें हम कि स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट के अंदर क्या चीज़ें मिलती हैं, तो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट से हमेशा हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि केवल और केवल यहाँ से मैग्नीट्यूड ही मिलता है। बात समझ में आई? वेक्टर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट से हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है और मीन्स मैग्नीट्यूड भी मिलता है और डायरेक्शन भी मिलता है। लेकिन स्केलर या डॉट प्रोडक्ट से हमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड मिलता है, यानी हम बोलेंगे कि यहाँ से एक स्केलर क्वांटिटी फाइंड होगी। ओके, चलिए ये चीज़ तो हम समझ गए। अब हम वेक्टर का पार्ट अपना शुरू करते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट कैसे लिखा जाता है। तो देखिए, हमारे पास हम ऐसा मान लेते हैं कि टू वेक्टर्स गिवन है। टू वेक्टर्स गिवन है। एक है ए वेक्टर और दूसरा है बी वेक्टर। ठीक है, हमसे ये बोल रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच को क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, मतलब इसके और इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। तो समझिएगा यहाँ से। अच्छा, हमने देखा था कि क्रॉस प्रोडक्ट को डिनोट किया जाता है बाई क्रॉस। ठीक है, ऐसे डिनोट करते हैं। अब हमें मान लीजिए ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो हम ऐसे लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बोला कैसे जाता है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू, होता क्या है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। देखिए साइन थीटा और यहाँ पे आता है एन कैप। ठीक है, समझिएगा। ये मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करेगा, ये भी मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करेगा, ये भी मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करेगा। मीन्स तीनों के तीनों यहाँ पे केवल और केवल मैग्नीट्यूड ही प्रोवाइड करने वाले हैं। तो फिर हम कैसे बोलेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट से अगेन एक वेक्टर क्वांटिटी फाइंड होती है? तो वो देने के लिए आ गया है एन कैप। मीन्स ए क्रॉस बी से मैग्नीट्यूड भी मिलता है और ये हमें प्रोवाइड करेगा डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है? मीन्स कुल मिला के ये बन गया कि ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। बात समझ में आ गई? चलिए ये चीज अब समझिएगा ध्यान से। अब आते हैं अगेन अपने मुद्दे पे कि ए क्रॉस बी होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जो एन कैप है वो एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। अब इसी तरीके से अगर हमें लिखना पड़ जाए बी क्रॉस ए, तो हम लिखेंगे मॉड बी मॉड ए साइन थीटा एन कैप। ठीक है, अगेन ये प्रोवाइड करेगा डायरेक्शन। अब आप ये सोचेंगे कि दोनों तो सेम सेम दिख रहा है, लेकिन दोनों सेम सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। अब समझिएगा कैसे। देखिए हम ऐसे ले लेते हैं कुछ, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब हम चलते हैं यहाँ से और हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। तो अगर मुझे ए क्रॉस बी निकालना हुआ, मीन्स कुछ ऐसे होता है, समझिएगा। ये रहा ए वेक्टर से हम बी की तरफ जाते हैं। तो जैसे हम इधर से इधर जाएंगे तो अंगूठा देखिए, जो थंब है वो बाहर की तरफ आ रहा है।
वो बाहर की तरफ आ रहा है, मीन्स यहाँ पे क्रॉस में जो थंब होता है वही हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। ओके, तो आपको ये बात समझ में आई कि अगर ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो हमें एक डायरेक्शन मिलेगी जो आउटवर्ड द प्लेन होगा, जो आउटवर्ड द प्लेन होगा। बात समझ में आ रही है? और वो जाता है जेड यानी कि के कैप की डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब जेड एक्सिस के अलाउंग चला जाता है, मीन्स ऐसे जेड एक्सिस के अलाउंग। अब समझिएगा, डायरेक्शन तो हमें मिल गई कि ए क्रॉस बी जाते हैं तो आउटवर्ड द प्लेन, तो ये हमें प्रोवाइड करेगा, मीन्स ये जो डायरेक्शन मिलेगा वो आएगा आउटवर्ड द प्लेन। बात समझ में आ गई? अब समझिएगा सेकेंड, अगर हम b क्रॉस a की बात करें तो देखिए मैग्नीट्यूड दोनों में सेम आएगा, मैग्नीट्यूड दोनों में सेम आएगा, लेकिन जो n कैप है यही डिफरेंट हो जा रहा है, मतलब जो डायरेक्शन है वही डिफरेंट हो जा रही है। अब समझिएगा कि b से a की तरफ आते हैं तो डायरेक्शन क्या होगा, तो अगर हम देखिए b से ऐसे ही जाएंगे ना, b से आप a की तरफ आएंगे तो जो थंब है वो अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है, मीन्स हम a क्रॉस b ले रहे थे तो थंब बाहर जा रहा था, और b क्रॉस a ले रहे हैं तो थंब अंदर जा रहा है, मीन्स हम इसको बोलेंगे इनवर्ट द प्लेन, ठीक है, इनवर्ट द प्लेन, ये मिलेगा। ये बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे ना इम्पोर्टेंट पार्ट बस यही होता है, डायरेक्शन निकालना या डायरेक्शन को पहचानना कि डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। अब यहाँ से कुछ बातें और हम सीखते हैं, जैसे देखिए हमें दिया था a क्रॉस b, तो हम इसको लिखते थे मॉड a मॉड b साइन थीटा n कैप, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेना n कैप निकालते कैसे हैं, तो n कैप इज इक्वल्स टू होता है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर अपॉन मॉड a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ठीक है। कभी भी आपको n कैप निकालना हो, मीन्स डायरेक्शन निकालना हो, आप हमेशा इसी तरीके से निकालेंगे कि n कैप इज इक्वल्स टू a क्रॉस b अपॉन मॉड a क्रॉस b, ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करेंगे अपन। अब देखिए इसके बाद ना हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टी का मतलब ये कि अगर मुझे a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर लिखना पड़ जाए तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको आप नोट की तरह ध्यान रखिएगा, एक अच्छा पॉइंट है। a क्रॉस b है तो क्या मैं इसको b क्रॉस a लिख सकता हूँ? तो देखिए अगर हम बात करें a से b आउटवर्ड, तो b से a क्या होता है, इनवर्ड, मीन्स हम इसको नहीं लिख सकते। a क्रॉस b को b क्रॉस कभी नहीं लिख सकते, b क्रॉस a कभी नहीं लिख सकते। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि a क्रॉस b को मैं लिखना चाहता हूं b क्रॉस a, तो बताइए मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा? तो करना कुछ नहीं है, बस आगे माइनस साइन लगा देना है, ठीक है। जब आगे माइनस साइन लगा देंगे तो इसकी डायरेक्शन अपने आप पलट जाएगी। पलटने का मतलब अब ये आउटवर्ड साइड हो गया, ठीक है, मीन्स a क्रॉस b को हम लिख सकते हैं माइनस b क्रॉस a, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जो हमने अभी देखा था, ठीक है। आगे की बात करते हैं, लिखा है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, तो इसे हम लिख सकते हैं a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर प्लस a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको लिखना पड़े तो हम लिखेंगे a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, तो हम इसको a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर लिखेंगे, प्लस a वेक्टर क्रॉस d वेक्टर, तो लिखेंगे a वेक्टर क्रॉस d वेक्टर, प्लस अब देखिए b का c के साथ, तो हम लिखेंगे b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, प्लस b का d के साथ, तो b वेक्टर क्रॉस d वेक्टर, ऐसे लिखना होगा, ठीक है। तो ये हमने प्रॉपर्टी देखा। अब देखिए कुछ देखेंगे यहाँ पे जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट देखा था उसकी कुछ कंडीशंस के बारे में, ठीक है। तो देखिए अगर हमें दे रखा है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, तो लिखेंगे मॉड a मॉड b फिर साइन थीटा n कैप। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखिए कि a वेक्टर के मॉड को हम a ले लेते हैं और b वेक्टर के मॉड को हम
बी ले लेते हैं, मतलब ए और बी ऐसे ये मैग्नीट्यूड प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पे कंडीशन। तो कंडीशन में हम देखते हैं केस फर्स्ट, और केस फर्स्ट में हम यहाँ ये बोलें कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, मीन्स ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो दोनों के बीच का एंगल आता है 0 डिग्री। मीन्स अगर यहाँ पे साइन 0 की बात करें तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0। मीन्स देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड ए, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं ए बी साइन 0 एन कैप, और साइन 0 की वैल्यू 0, मीन्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी 0। तो ये बात हमें हमेशा ध्यान रखना है कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हुए तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर आएगा। ठीक है, चलिए सेकेंड हम देखते हैं इसके बाद। तो सेकेंड हम ले लेते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। मीन्स हम लिखेंगे ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। इसमें क्या होगा, थीटा जो आएगा वो 90 डिग्री आ जाएगा। मीन्स हम लिखेंगे साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो यहाँ से आएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी साइन 90 एन कैप, साइन 90 1, तो यह आ जाएगा ए बी एन कैप। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू आ गई ए इंटू बी एन कैप। ठीक है, फिर से हमें एक वेक्टर मिल गया। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे अच्छे से, कैसे होगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल हुए तो क्या होगा। तो हमारा थर्ड केस है, इफ ए वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर। तो हम यहाँ पे बोलेंगे थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी और साइन 180 की वैल्यू होती है 0 के बराबर। तो यहाँ पे आएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी साइन 180 एन कैप। तो आ जाएगा यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। बात तो समझ में आ रही है। इसके बाद हम बात करेंगे इस पोर्शन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, यूनिट वेक्टर के बारे में, कि यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा और क्या क्या आएगा। तो चलिए हम बात करें यूनिट वेक्टर। तो देखिए इसको ना बना लेते हैं अच्छे से। तो ये कुछ ऐसे, फिर ये ऐसे, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये आई कैप है, ये जे कैप है और ये के कैप है। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप, कुछ ऐसे। बस जस्ट ये समझने के लिए बना रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट को। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं इसमें कि आई क्रॉस आई क्या होगा। ठीक है, तो देखिए आई के बीच का अगर हम इसी का इसी के अलोंग, मीन्स हम बोले कि ये है फिर ये है, तो इसी का इसी के अलोंग अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो वो तो 0 होता है। लेकिन लिखेंगे कैसे ये देखते हैं। आई क्रॉस आई क्या होगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो यहाँ पे आएगा साइन 0 एन कैप। ठीक है, कुछ ऐसे आएगा, मीन्स ये आ जाएगा 0 के बराबर। उसी तरीके से बात करें कि जे क्रॉस जे क्या आएगा, तो हम लिखेंगे 1 इंटू साइन 0 डिग्री एन कैप। तो ये भी वैल्यू आ जाएगी 0। फिर के क्रॉस के की अगर बात करें तो के क्रॉस के 1 इंटू साइन 0 एन कैप, इसकी भी वैल्यू आ गई 0 के
बराबर। बात समझ में आई? तो याद कैसे रखना है वो देखिए, आपको डायरेक्टली ये याद रखना है कि अगर I क्रॉस I लें, I क्रॉस I लें, या फिर J क्रॉस J लें, या फिर K क्रॉस K लें, इन सब की वैल्यू 0 के बराबर होगी। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद हो गया, मतलब कि मिल गया, और इसे हमें याद रखना है, ठीक है। ये याद रखिए। अब चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ अपन मूव करते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये दे रखा है कि अगर मैं I क्रॉस J निकालता हूं तो क्या आएगा। तो देखिए इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, और साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी? 1। अब ध्यान से समझिएगा, तो ये आएगा 1 इंटू 1 इंटू साइन 90। अच्छा, साइन 90 मैंने क्यों लिया? क्योंकि देखिए ये और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो जब परपेंडिकुलर हैं तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री, और साइन 90 जो भी है देखते हैं, फिर एन कैप लेंगे। तो I क्रॉस J की वैल्यू आ जाएगी एन कैप के बराबर। अब समझते हैं कि जो एन कैप है वो एक्चुअल में है क्या। तो देखिए I से मैं J की तरफ मूव कर रहा हूं, तो मैं परपेंडिकुलर चला जाऊंगा। I और J के परपेंडिकुलर ये का मतलब मतलब मैं चला गया K कैप की डायरेक्शन में, K डायरेक्शन में या Z एक्सिस की डायरेक्शन में चला गया, और Z एक्सिस की डायरेक्शन ही हमें प्रोवाइड करता है K कैप। तो याद क्या रखना है कि I क्रॉस J होता है K कैप के बराबर, ठीक है। अब इसके बाद J क्रॉस K निकालेंगे, तो J कैप क्रॉस K कैप इज इक्वल टू आ जाएगा, J से K की तरफ जा रहे हैं तो हमें मिलेगा I कैप। अब देखिए K से हम I की तरफ जा रहे हैं, K क्रॉस I कैप इज इक्वल टू मिलेगा J कैप। अब इसको समझते हैं कैसे। देखिए I से J तो समझ में आ गया, J से K, तो J से K की तरफ जब आप मूव करेंगे ना तो आप इसके अलोंग चले जाएंगे, मतलब x एक्सिस के अलोंग, तो हमें क्या मिलेगा? I कैप, मतलब I कैप ही हमें डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। अब इसके बाद K से I की तरफ जब जाएंगे, तो K से I की तरफ जाएंगे तो मतलब जो डायरेक्शन हमें रिजल्टेंट डायरेक्शन मिलेगी वो y एक्सिस की डायरेक्शन होगी, मीन्स J कैप मिलेगा, ठीक है। तो याद कैसे रखना है वो भी देखिए, I क्रॉस J K कैप, J क्रॉस K I कैप, K क्रॉस I J कैप। तो आपको सेकेंड पॉइंट ये मिल गया, तो इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे दोनों पॉइंट। एक पॉइंट और है, वो भी एक अच्छा पॉइंट है, इसे भी हम याद रखेंगे, ठीक है। चलिए ये समझते हैं। अब हमने देखा था कि I क्रॉस J है, अब हम J क्रॉस I देखेंगे। तो देखिए J क्रॉस I की अगर बात करें तो हम उल्टा चल रहे हैं, और देखिए जब ऊपर वाले डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे तो नीचे वाली डायरेक्शन को हमें निगेटिव लेना पड़ेगा। तो देखिए J से I की तरफ जा रहे हैं ना, तो जो थंब है हमारा अंदर की तरफ, और अंदर हमें मिलता है माइनस K कैप, ठीक है। तो हम कहाँ से? यहाँ से यहाँ गए, अब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हम देखेंगे कि I क्रॉस K, तो I क्रॉस K जब जाएंगे यहाँ से यहाँ, तब भी हमें अंदर ही जाना पड़ेगा, और हमें मिलेगा माइनस J के बराबर, ठीक है। उसी तरीके से अगर K से J की तरफ जाएं, मीन्स K कैप क्रॉस J कैप, तो यहाँ से हमें मिलेगा माइनस I कैप, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, 3 पॉइंट आपको याद रखनी है कि कैसे क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाएगा, तो डायरेक्शन हमें कैसे क्या मिलेगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमने देख लिया। अब हम कुछ और भी चीज़ें देखेंगे, और चीज़ें क्या देखेंगे, हम एग्जाम्पल अब करते हैं, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब हम न्यूमेरिकल करते हैं कुछ, इसमें से हमें देखिए क्या क्या बताना है। A क्रॉस B, मॉड A क्रॉस B, B क्रॉस A, मॉड B क्रॉस A, और हमसे बोल रहा है कि n कैप मीन्स डायरेक्शन बताइए। ये सारी चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। तो एक क्वेश्चन का आंसर मैं दे देता हूँ, बाकी क्वेश्चन के आंसर आप लिख लेना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए इसमें हमसे बोला है कि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर निकालिए। तो इसका तरीका क्या होता है वो देख लेते हैं। तो A क्रॉस B निकालने का तरीका होता है कि आप ऐसे डिटर्मिनेंट बनाइए, और ये I लिखिए, फिर J कैप, फिर K कैप, ऐसे तीनों लिख दीजिए, ठीक है। अब बारी बारी से इनको उठाइए।
तो जो i का कंपोनेंट है 3 वो i के नीचे लिखिए, j का कंपोनेंट है 4 वो j के नीचे लिखिए, k का कंपोनेंट है 3 तो वो k के नीचे लिखिए। उसी तरीके से अब i का कंपोनेंट 2 तो i के नीचे लिखिए, j का कंपोनेंट है -3 तो -3 लिखिए, k का कंपोनेंट है 1 तो k के नीचे -1, इधर से भी ये लगा दीजिए। ये आपका स्ट्रक्चर बन गया A क्रॉस B का। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब इसमें यह है कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले पॉजिटिव साइन, निगेटिव साइन, अगेन पॉजिटिव साइन, ये अल्टरनेट साइन चलता है, प्लस माइनस प्लस, ऐसे। ठीक है, अब इसमें तरीका देखिए क्या है। आप सबसे पहले ना आई कैप को सिलेक्ट करिए। तो आई कैप ऐसे हमने सेलेक्ट किया और हमने रख दिया ऐसे आई कैप। अब देखिए आई में रो और ये जो कॉलम्स है ना, इनको नहीं लेना है। मतलब अगर आपने ये ले लिया तो ये और ये सिलेक्ट नहीं करना है। आगे देखिए कैसे करना है। तो इसको और इसको आप छोड़िए, अब इन चारों को ध्यान रखिए। तो होता कैसे है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 1 जा 4। अच्छे से देखिएगा, अपने तरफ से माइनस साइन लगाते हैं। 4 1 जा 4, माइनस हम अपने तरफ से लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद 3 3 जा 9 तो ये आएगा -9 तो हम लिखेंगे यहाँ पे -9 ऐसे। ठीक है, उसके बाद सिंबल है माइनस का तो लिखेंगे माइनस साइन, और ये लिखा है जे कैप तो लिखेंगे जे कैप अंदर। देखिए जे कैप से फिर आपको इसको अब भूल जाना है, मतलब अब इसे याद रखना है और इसको भूल जाना है। मीन्स ये दो और ये दो डाटा बचे। तो देखिए 3 1 जा 3 तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 अपने तरफ से माइनस, फिर 2 3 जा 6 +6 तो आप +6 ऐसे ही रख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस रखिए। देखिए इसके नीचे के कैप तो यहाँ पे के कैप रखिए आगे। अब देखिए आप इसमें अब इसको भूल जाइए और इसको भूल जाइए, मतलब अब आपको ये दोनों याद रखने हैं। तो देखिए 3 3 जा -9 तो -9, यहाँ फिर माइनस का साइन तो 3 3 जा -9 हो गया। 2 4 जा 8 तो +8 आप ऐसे ही रख दीजिए, ये भी आ गया। अब यहाँ से देखिए कैसे आई कैप होगा माइनस माइनस प्लस तो 9 4 13 तो ये आ जाएगा 13 माइनस। देखिए ये माइनस जे कैप है, 3 में से 6 घटाएंगे -3 बचेगा, ये भी हो गया। ठीक है, फिर प्लस तो प्लस के कैप ये लिखेंगे आगे। 9 8 17 वो भी माइनस वाला तो -17 ऐसे लिखेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे तो ये 13 आई कैप बन जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस प्लस 3 जे कैप बन जाएगा, प्लस माइनस -17 के कैप बन जाएगा। तो ये आ गया हमारा A क्रॉस B। मीन्स हम बोलेंगे कि A क्रॉस B की जो वैल्यू आई है वो आई है 13 आई कैप प्लस 3 जे कैप -17 के कैप। और हमने आपको पहले ही बताया था कि क्रॉस प्रोडक्ट से हमें केवल मतलब हमें एक अगेन वेक्टर क्वांटिटी फाइंड होती है जो मिल गई। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। अब हम बात करेंगे सेकेंड क्वेश्चन की। तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है कि A और B, A क्रॉस B का आप मैग्नीट्यूड निकालिए। यही हमसे बोल रहा है कि A क्रॉस B का मॉड निकालिए। अब हमें इसका निकालना है मॉड, तो A क्रॉस B का हम लिखेंगे मॉड, तो ये आता है कुछ इस तरीके से। अब देखेंगे आई कैप का कोफिशिएंट 13 तो 13 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट है 3 तो 3 का स्क्वायर प्लस के का है -17 तो हम लिखेंगे -17 का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। आप घर पे आराम से बैठ के इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आ जाएगा आपसे। चलिए ये भी हमारा हो गया। अब हम निकालेंगे B क्रॉस A। ठीक है, B क्रॉस A निकालेंगे। तो देखते हैं B क्रॉस A कैसे निकलता है। निकलेगा ऐसे ही,
अब बस लिखने का तरीका चेंज करना होगा हमें, ठीक है। देखिए कैसे लिखेंगे, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हमसे बोल रहा है कि B क्रॉस A निकालिए। तो देखिए यहाँ से हम अगेन ऐसे लिखेंगे I कैप J कैप K कैप। अब हमें सबसे पहले ना B को लिखना पड़ेगा, मतलब सबसे पहले इसको और बाद में इसको। तो I का कोफिशिएंट 2, J का कोफिशिएंट -3, K का कोफिशिएंट 1, ये हो गया। अब हम इसके पास जाएंगे, तो I का कोफिशिएंट 3, J का कोफिशिएंट 4 और K का कोफिशिएंट अगेन 3, ये आ गया, ठीक है। सॉल्व करें तो ये प्लस माइनस अगेन प्लस, ऐसे। अब हम लेंगे I कैप, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये कॉलम और ये रो छोड़ देना है, मतलब हमें इसके बारे में देखना है। तो 3 3 जा -9 और हम करेंगे माइनस, 4 1 जा 4, ऐसे आ गया। फिर देखिए यहाँ पे माइनस J कैप, तो लिखेंगे माइनस J कैप। अब देखिए तो ये जब लेंगे तो इसको भूल जाना होगा और इसको, तो 2 3 जा 6 माइनस 3 1 जा 3, ये आ गया। फिर प्लस, देखिए प्लस K कैप, ये भी हमने लिख दिया आगे। अब देखिए जब ये ले रहे हैं तो इसको और इसको भूल जाइए, मतलब इसे ध्यान रखिए। तो 2 4 जा 8 माइनस 3 3 जा 9, तो -9, कुछ ऐसे लिखेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा I कैप -13, ये आ गया। फिर ये देखिए -6, ये देखिए -J ब्रैकेट में 6 - 3 इज 3 प्लस। अब यहाँ पे K कैप, देखिए 8 माइनस माइनस प्लस 9 8 आ जाएगा 17, तो ये आ गया हमारा। तो देखिए आ गया -13 I कैप -3 J कैप +17 K कैप, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये क्या चीज़ आया है, ये आया है B क्रॉस A की वैल्यू। तो B क्रॉस A हमें ये मिल गया। अब यहीं पे अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि B क्रॉस A का मॉड निकालिए। तो B क्रॉस A का जो मॉड आएगा वो रूट में आएगा। अब देखिए -13 का स्क्वायर, तो -13 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर। इसे भी आप घर पे बैठ के आराम से सॉल्व कर लीजिएगा, ओके। ये भी हमारा आ गया। तो हमने फोर्थ तक तो कर लिया, फिफ्थ वाला आप देखते हैं कि फिफ्थ वाला कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। चलिए, हमसे बोल रहा है कि n कैप बताइए क्या होगा, और हमने देखा था कि जो n कैप होगा वो होगा A क्रॉस B अपॉन मॉड में A क्रॉस B, ऐसा कुछ होगा। और देखिए होगा क्या, A क्रॉस B हमने अभी निकाला था यहाँ पे, और मॉड A क्रॉस B निकाला था। तो ऊपर वेक्टर वाला A क्रॉस B रख देंगे और नीचे उसके मॉड वाला पॉइंट रख देंगे, ये भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। बस ये आपको पुट करना है, पुट कर देंगे आपको n कैप मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, अब तो सेकेंड क्वेश्चन किधर गया, इधर है। तो सेकेंड क्वेश्चन में हम देखते हैं कि लिखेंगे कैसे, क्योंकि हमें दो ही डाटा गिवन है, I गिवन है, J गिवन है, I गिवन है, J गिवन है, मतलब यही गिवन है। तो बाकी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे जब A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि क्या हम अपने तरफ से 0 K कैप लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, यहाँ भी 0 K कैप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जब रखेंगे हम तो ऐसे I कैप, J कैप, K कैप। अब यहाँ से देखिए I का कोफिशिएंट 3 है तो यहाँ रखेंगे 3, J का कोफिशिएंट 4 है तो रखेंगे 4, K का कोफिशिएंट 0 है तो यहाँ 0 पुट करेंगे। मतलब जिसका जो भी, मतलब K हो J हो, जो नहीं गिवन हो उसके प्लेस पे 0 पुट कर देंगे। अच्छा एक बात और ध्यान रखना है, सपोज कर लीजिए ये K कैप होता तो कैसे लिखते,
तो देखिए जे कैप के पास यानी कि 0 जे कैप होता, मीन्स यहाँ पे 0 आ जाता। ठीक है, अब आगे देखिए क्या दिया है, बी वेक्टर -3 आई कैप, मतलब -3 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद जे कैप का कोफिशिएंट है 7, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7। फिर के कैप का कोफिशिएंट है 0, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका वही है जो अभी हमने देखा था, तो आप इसे भी सॉल्व कर लीजिएगा और बाकी ऊपर के जितने क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चंस का आंसर आप दे दीजिएगा। ठीक है, कोई डाउट होगा तो आप हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। कैसे? बाय कमेंट। चलिए हम ना फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं कि फोर्थ में क्या पूछा है। पूछा है कि फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। तो जब हम कभी ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करते हैं तो हमें एक बात तो पता है कि जो यूनिट वेक्टर होता है वो हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, और अगर इसके डायरेक्शन की बात करें तो इसका डायरेक्शन ए कैप होगा, और ए कैप का मतलब होता है ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड। ठीक है, ये होता है। चलिए ए वेक्टर हमें पता है क्या है, ए वेक्टर तो पता है, बट ए वेक्टर का मॉड देख लेते हैं। तो यही देख लेते हैं कि ए वेक्टर का मॉड क्या आने वाला है। तो आएगा रूट में 2 का स्क्वायर, आई का कोफिशिएंट 2 तो 2 का स्क्वायर, प्लस जे का कोफिशिएंट 3 तो 3 का स्क्वायर, प्लस के का कोफिशिएंट 2 तो 2 का स्क्वायर। ये आ गया। रूट में आएगा 4 9 4, मतलब 4 4 8 और 8 9 17, तो ये आ गया रूट 17, मतलब ए वेक्टर का मॉड आ गया रूट 17। अब रखेंगे कैसे वो देखिए, ए वेक्टर क्या दे रखा है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप, ये दे रखा है अपॉन ए वेक्टर का मॉड दे रखा है रूट 17। दिस इज आवर आंसर। ओके, ये हो गया। ठीक है, तो हमने इतना सीखा इसमें कि कैसे क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं, और एन कैप कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये भी हमने देख लिया। ठीक है, चलिए अब इसमें कुछ चीज़ें यहाँ ध्यान से देखिएगा चीज़ों को। हमसे बोल रहेगा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताइए या एरिया ऑफ ट्रायंगल बताइए, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे वो देखिएगा। अब यहाँ पे पैरेललोग्राम की बात कर रहा है, तो हम मान लेते हैं कि कुछ ऐसा है, मीन्स ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ऐसे गिवन है, और ये है पैरेललोग्राम, मतलब ये गिवन है, ये दिया गया है। ठीक है, इसके बीच का एंगल जो है वो थीटा है, मीन्स ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, और ये एक पैरेललोग्राम बना है। तो हम इसमें बात करते हैं कि अगर दो वेक्टर्स गिवन हो, मतलब एडजेसेंट साइड्स वेक्टर फॉर्म में अगर गिवन हो, तो उस समय जो एरिया निकल के आता है वो निकल के आता है मॉड में ए क्रॉस बी। तो हम ये बोलते हैं कि किसी पैरेललोग्राम के अगर दो एडजेसेंट साइड वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, मतलब उनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड जो होता है वही प्रोवाइड करता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये तो हो गया। अब देखिए मान लीजिए अगर यही हमें कुछ ऐसे गिवन हो कि ये रहा कुछ ये ऐसे रहा, बस ये बोल दिया है O है, P है, Q है, R है। ठीक है, मतलब सबका यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये कोऑर्डिनेट दे रखा है, मतलब पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में सारी डाटा गिवन है और इनके बीच का एंगल थीटा है। तो फिर एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हमें देखना है। तो देखिए हम सबसे पहले ना इसको, अगर पोजीशन वेक्टर गिवन होगा तो हम ये साइड वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे। ठीक है, तो जब एरिया लिखना हुआ तो एरिया हम लिखेंगे ऐसे, मॉड में OP वेक्टर मीन्स ये, तो हम लिखेंगे OP वेक्टर क्रॉस OR वेक्टर, तो ये आएगा OR वेक्टर। मीन्स अगर यहाँ पे हमें पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में सारा डाटा गिवन है तो पहले हम निकालेंगे OP वेक्टर और निकालेंगे OR वेक्टर, और दोनों का ले लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इतनी बातें समझ में आ गई।
एक बात और है इसके बारे में, वो भी हम देख लेते हैं। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखना होगा, पीछे हमने सारी चीज़ें पढ़ रखा है कि कैसे क्या होता है। अब मान लीजिए कि कोई पैरेललोग्राम, ये थर्ड कंडीशन है, ये फर्स्ट थी, ये सेकंड थी और ये हमारी थर्ड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन ये है कि जो पैरेललोग्राम है उसका डायगोनल हमें दे दिया है, ठीक है, और ये दोनों डायगोनल दे दिए हैं और हम मान लेते हैं कि ये ए वेक्टर है, इसको हम हटा देते हैं, और ये फिर बी वेक्टर है। मतलब ये जो डायगोनल गिवन है ये ए वेक्टर के फॉर्म में है और ये जो डायगोनल है ये बी वेक्टर के फॉर्म में है। तो उस टाइम जो हमारा एरिया आएगा वो आता है 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड। तो ये आ गया थर्ड कंडीशन, और थर्ड कंडीशन के अनुसार हमने ये देखा कि अगर दो वेक्टर मीन्स पैरेललोग्राम के जो दोनों डायगोनल हैं, अगर उनका हाफ ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड ले लेते हैं तो वही हमें एरिया प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब हम चलते हैं ट्रायंगल के पास कि ट्रायंगल का, अगर ट्रायंगल में दिया है तो ट्रायंगल का वेक्टर एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखिए। मान लीजिए ये ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, और उसमें से जो ये एडजेसेंट साइड इसमें भी मिलेगी, मतलब ये है, फिर ये साइड है, हम बोल देते हैं कि ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, और इसको हम ऐसे ही सी वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर हमें एरिया निकालना है तो हम बोलेंगे एरिया इज इक्वल्स टू, देखिए जो साइड्स है ना वे वेक्टर फॉर्म में गिवन है, तो हम बोलेंगे इसमें हाफ, देखिए एडजेसेंट साइड का अगर क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं तो वही एरिया होगा, मीन्स हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये आ जाएगा। या फिर इसी को लिख सकते हैं हाफ, देखिए हमने इन दोनों को लिया, हम ये दोनों भी ले सकते हैं, तो अगर इन दोनों को लेना हुआ तो हम लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है। अगर मान लीजिए इन दोनों को हमें लेना पड़ गया तो हम लेंगे हाफ मॉड में बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो लेंगे बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये आ गया। तो कभी भी ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना हो और साइड्स वेक्टर फॉर्म में गिवन हो तो हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ओके। चलिए एक चीज़ तो ये देखिए हमारी फर्स्ट कंडीशन थी, सेकेंड कंडीशन इसके बाद देखते हैं कि क्या दिया रखा है। तो देखिए सेकेंड कंडीशन ये है कि कोई ट्रायंगल है, केवल उसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है, मतलब ए बी सी दे रखा है, इस तरीके से ये चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। अब हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो देखिए एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें ए बी वेक्टर, मतलब पहले ए बी वेक्टर निकालना होगा, ए बी वेक्टर, फिर निकालना होगा ए सी वेक्टर, तो हम लिखेंगे ए सी वेक्टर, फिर बी सी वेक्टर, तो ये बी सी वेक्टर, ये सारी चीज़ें निकालनी होंगी, ठीक है। अब देखिए एरिया में लिखेंगे कि इसका होगा हाफ, अब देखिए दोनों एडजेसेंट साइड वेक्टर फॉर्म में होनी चाहिए, हो भी गई। ए बी वेक्टर, तो हम लिखेंगे ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी, देखिए ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, ये आ गया। या फिर हम इसे ही लिख सकते हैं हाफ मॉड में। अब देखिए ये और ये तो हमारा हो गया, अब हम इसको और इसको लेते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर, ये हम ले सकते हैं। अच्छा इसको आप बी ए वेक्टर लिखिए या ए बी वेक्टर लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे की बात करते हैं, अब इन दोनों को लेते हैं, तो हम बोलेंगे ए सी वेक्टर, तो आ जाएगा हाफ ए सी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर, ठीक है। मतलब ये और ये लेना है तो आप सी बी ले लीजिए या बी सी ले लीजिए, तो सी बी वेक्टर ही लिख देते हैं, तो ये रहा। तो जब साइड्स के मतलब ये पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में गिवन हो तो ट्रायंगल का एरिया ऐसे कैलकुलेट करेंगे, और अगर वेक्टर के फॉर्म में हो तो देख लिया हमने, ठीक है। तो ये हम यहाँ समझते हैं कि एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, तो अगर दो वेक्टर दिए गए हैं तो हमें एक कंडीशन देखनी है, और कंडीशन क्या, एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि ए वेक्टर
क्रॉस बी वेक्टर, मतलब इनके मॉड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से ध्यान रखिए, तो बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बेस्ड सॉल्व हो जाते हैं। जैसे अच्छा, इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस इसको इधर ला दें तो हम लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आप अच्छे से ध्यान रखिए, ठीक है। हमें कुछ क्वेश्चन देगा तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा इस पे बेस्ड। तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं, दिया क्या है वो एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पे दिया है कि मॉड ए की वैल्यू 10 दे रखी है, मॉड बी की वैल्यू 2 दे रखी है, और दे रखा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 12 दे रखा है। तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड मॉड में ए क्रॉस बी क्या होगा, मतलब मॉड ए क्रॉस बी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो देखिए, जब तक हमें ये ऊपर वाला फॉर्मूला याद नहीं होगा ना, तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते। मतलब हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए, फॉर्मूला में हम रखते हैं इसको, सारे डाटा को रखते हैं हम, तो हमें यही निकालना है, तो हम यही डायरेक्टली पुट कर देते हैं। तो देखिए, इसी फॉर्मूले की हेल्प लेते हैं। ए क्रॉस बी मीन्स मॉड ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड ए का स्क्वायर, मॉड ए की वैल्यू 10 दे रखी है मीन्स 10 का स्क्वायर इंटू मॉड बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू 2 दे रखी है मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू 12 है मीन्स 12 का स्क्वायर। ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे 100 और ये आ जाएगा 400, ठीक है। 400 माइनस 144 ये आ गया। अब यहाँ से देखिए बचेगा क्या, 6, 10 में से 4 6, 9 में से 4 5 और यहाँ पे 3 में से 1 2, 256 बचा मीन्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 256। तो अब हमें निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड, तो हम यहाँ पे कर देंगे रूट में 256 और 256 का स्क्वायर रूट होता है 16। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो अगर हमें ये फॉर्मूला पता है तो हम इसका आंसर दे पाएंगे, लेकिन अगर फॉर्मूला पता ना हो तो तब इसका आंसर हम नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन जो पैरेललोग्राम पे बेस्ड होगा और ट्रायंगल पे बेस्ड होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। यहाँ पे हमसे बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा कि फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग डायगोनल्स। अच्छा, हैविंग डायगोनल्स का मतलब हम समझ लेते हैं कि एक डायगोनल ये है, दूसरा डायगोनल ये है। ये डायगोनल को हम ए वेक्टर मान लेते हैं और इसको बी वेक्टर मान लेते हैं। अरे समझ लिए, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं। तो ए वेक्टर की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। बी वेक्टर की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये दे रखा है। और देखिए, जो पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम के अगर डायगोनल दे रखे हों और हमसे एरिया पूछता है तो हम यहाँ पे बोलते हैं हाफ मॉड में ए क्रॉस बी, हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है। ये पैरेललोग्राम का एरिया हमें प्रोवाइड कर देता है। तो हमें ए क्रॉस बी निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, तो निकालते हैं ए क्रॉस बी। तो लिखेंगे मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये बनाएंगे डिटर्मिनेंट
अपने तरफ से लिखेंगे आई जे और ये के कैप ऐसे। देखिए अब हम जब रखेंगे ए क्रॉस बी तो 3, सबसे पहले 3 लिखेंगे, फिर जे का कोफिशिएंट 1 और के का कोफिशिएंट है -2, तो यहाँ -2। अब देखिए यहाँ पे आई का कोफिशिएंट है 1, जे का कोफिशिएंट है -3 और के का कोफिशिएंट है 4, ये हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि हम प्लस माइनस अगेन प्लस ऐसे, तो ये आई कैप दिख रहा है, ये आई कैप। अब देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो 4 1 जा 4 माइनस अपनी तरफ से माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, तो ये +6 ऐसे आ गया। फिर माइनस जे कैप ये रखेंगे आगे। अब देखिए इसको हमें छोड़ना है और इसको ये दोनों लेने हैं, मतलब ये और ये लेने हैं, तो 3 4 जा 12 माइनस 2 1 जा 2 -2 होगा, तो -2 और ये माइनस आ जाएगा +2। ओके, अरे समझ लीजिएगा, प्लस ये के कैप है तो के कैप रखेंगे आगे। देखिए अगर हम के कैप ले रहे हैं मतलब ये सारा छोड़ना है, तो 3 3 जा -9 माइनस 1 1 जा 1, ये आ गया। अब देखिए ये आ जाएगा -2 आई कैप, क्योंकि 4 - 6 इज -2, फिर -12 और 2 कितना आएगा 14, तो ये आ जाएगा 14 जे कैप प्लस और यहाँ पे 9 1 10 प्लस माइनस माइनस होगा, तो -10 के कैप, ये आ गया। तो हमने ये देखा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू तो ये आ गई है, लेकिन अब हमें इसका निकालना है मॉड। तो अब हम करेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड, तो ये आ जाएगा रूट में -2 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर, ये -2 का स्क्वायर ऐसे रहेगा, फिर प्लस -10 का स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, जब इसे आप सॉल्व करिएगा तो बस यहाँ पे हाफ लगा दीजिए और यहाँ पे भी हाफ लगा देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा हमारा टाइम किल नहीं होगा, इसीलिए बस मैं ऐसा कर रहा हूँ, बाकी सॉल्व कर देता। ठीक है, तरीका समझ में आ गया ना? इसी तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमें समझ में आ गया कि अगर डायगोनल गिवन हो तो डायगोनल का एरिया होता है हाफ और एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड। ठीक है, ये होता है। चलिए